Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम CPC का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम बताएंगे कोर्ट की इनहेरेंट पावर कौन कौन सी होती है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस वर्ड को समझिए कि इनहेरेंट पावर क्या क्या होती है। देखिए, कोर्ट का मेन वर्क क्या है? जस्टिस देना पार्टीज को, और वो जस्टिस के लिए उनको कुछ पावर स्पेसिफिकली दी जाती है कि वो एविडेंस ले सकते हैं, वो किसी को भी समन कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक पावर है जो कोर्ट को दी जाती है। लेकिन इन स्पेसिफिक पावर के अलावा भी कुछ ऐसी पावर होती हैं जो कोर्ट जो है अपने आप जो है उनको एक्सरसाइज कर सकता है, जिससे कि वो जस्टिस पार्टी को दे सके। तो जो ऐसी पावर होती है वो इनहेरेंट पावर कहलाती है। तो दो तरह की पावर हो गई, एक तो स्पेसिफिक पावर हो गई जो स्पेसिफिकली लॉ ने दी है, दूसरी जो स्पेसिफिकली नहीं दी है लेकिन कोर्ट जो है जस्टिस को पूरा करने के लिए, पार्टी को जस्टिस देने के लिए अगर उसे कुछ लगता है तो वो उन पावर को यूज कर सकता है, और उन्हीं पावर को हम इनहेरेंट पावर कहते हैं। ये जो है कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अगर उसे लगता है कि जस्टिस को देने के लिए हमें इन पावर को यूज करना है तो कोर्ट उन्हें यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो सीपीसी है वो एक सब्सटेंटिव लॉ तो है नहीं, सीपीसी आपका प्रोसीजरल लॉ है। तो आप देखते हैं कि कोर्ट में मल्टीपल सिचुएशन आती है, मल्टीपल सर्कमस्टांसेस आते हैं। तो जब सीपीसी बना तो वो जितनी भी प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती थी, हर प्रॉब्लम को तो कंटेम्पलेट कर नहीं सकता था। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके लिए स्पेसिफिकली सीपीसी में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो ऐसे में कोर्ट फिर जो है इन पावर को यूज करके आराम से जस्टिस दे सकता है। तो ये पर्पस था कोर्ट की इनहेरेंट पावर का कि हर चीज सीपीसी में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि जो सोसाइटी के लोग होते हैं उन्हीं में प्रॉब्लम होती है, और इंसान की प्रॉब्लम जो है हजारों खरबों प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर प्रॉब्लम में किस तरह से किया जाए वो सब लिखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए कोर्ट को कुछ छूट दे दी जाती है या कुछ स्पेसिफिक ऐसी पावर हो जाती है जिन्हें वो अपने हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जस्टिस के हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपकी सेक्शन 148, 149, 151, 152, 153, 153A में ऐसी इनहेरेंट पावर बताई गई है। तो सबसे पहली है आपकी एक्सटेंशन ऑफ टाइम। देखिए, जनरली कोर्ट में जो है कुछ चीज़ों के टाइम पीरियड फिक्स होते हैं कि आप अपील इतने टाइम तक ही कर सकते हो, ये आपका एक टाइम पीरियड फिक्स है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल कॉज थे कि विद इन टाइम जो है अपील क्यों नहीं फाइल की गई, तो वो उस डिले को जो है कंडोन कर सकते हैं और अपील को फाइल करने के लिए टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने अपील फाइल नहीं करी, फिर वो एप्लीकेशन देता है कंडोनेशन ऑफ डिले की, अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टी के पास बिल्कुल स्पेसिफिक और बिल्कुल रियल रीजन था कि उसने टाइमली अपील को फाइल क्यों नहीं किया, तो वो अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए टाइम को एक्सटेंड कर सकता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। आपको पता है कि कोर्ट में अगर आप कोई भी प्लेन दाखिल करते हैं या मेमोरेंडम ऑफ अपील दाखिल करते हैं तो आपको कोर्ट फी जमा करानी पड़ती है। अगर आपने पूरी कोर्ट फी जमा नहीं कराई तो वो जो है आपकी जो आप प्रोसीडिंग्स कर रहे हो, जिसके लिए आप कोर्ट फी दे रहे हो, वो इनवैलिड मानी जाती है। तो अगर किसी पार्टी ने कोर्ट फी तो जमा करा दी लेकिन उसमें डेफिशिएंसी रह गई, कुछ कम रह गई, और कोर्ट फी जमा कराने का जो लिमिटेशन पीरियड था वो भी अब एक्सपायर हो गया, तो भी कोर्ट जो है जस्टिस को देने के लिए अगर उसे लगता है कि इसमें इनका बिल्कुल रियल और जेन्युइन रीजन था कि डेफिशिएंसी क्यों रह गई, तो वो लिमिटेशन पीरियड के बाद भी कोर्ट फी जमा करने के पूरी करने के लिए उनको पूरी तरह से फ्रीडम दे सकता है। नेक्स्ट है आपका जॉइंट ट्रायल। देखिए, जॉइंट ट्रायल क्या होता है कि जब कोर्ट इसमें इनहेरेंट पावर को यूज करता है तो वहाँ पे वो पार्टी की कन्वीनियंस नहीं देखता है, पार्टी के कहने से नहीं करता है, वो देखता है कि क्या इसमें ट्रायल को चलाने में कोर्ट को कन्वीनियंस होगी, इससे टाइम भी बचेगा, इससे एक्सपेंसेस भी बचेंगे, इससे डुप्लीकेशन तो नहीं होगा,
तो अगर कोर्ट को लगता है कि दो ट्रायल में सेम क्वेश्चन को जो है इशू को रेज किया जा रहा है और सेम टाइप की जो है रिलीफ मांगी जा रही है, तो वो ये कह सकता है कि इन दोनों ट्रायल को मिला के आप जो है एक जॉइंट ट्रायल चला सकते हैं। नेक्स्ट है पावर टू इशू इंजेक्शन इन केस नॉट कवर्ड बाय ऑर्डर 39। देखिए, एंड ऑफ जस्टिस के लिए कोर्ट बहुत सारी पावर को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोर्ट को लगता है कि उसने कोई ऑर्डर पास करने में गलती कर दी है, तो वो खुद अपने ऑर्डर को मंगवा के उसमें मिस्टेक को करेक्ट कर सकता है। अगर कोर्ट ने कोई एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया, तो जब पार्टी आती है तो उसके कहने पे उस एक्स पार्टी डिसीजन को भी असाइड रख सकता है। इसी तरीके से जब कोर्ट इंजेक्शन कवर करता है तो वो ऑर्डर 39 से कवर होने चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिस के एंड को पूरा करने के लिए हमें वो ऑर्डर जो 39 से कवर नहीं है, तो उसमें भी वो इंजेक्शन इशू कर सकता है। क्लियर हो गया आपको ये? अब नेक्स्ट है आपका एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। देखिए, ये जो एब्यूज होती है कोर्ट की, ये कोर्ट खुद भी कर सकता है और कोई पार्टी भी कर सकती है। तो अगर कोई पार्टी जो है फ्रॉड करके कोई एविडेंस को प्रस्तुत कर रही है, या वो कोई स्टैच्यूटरी प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर रही है, या वो मल्टीसिपिटी ऑफ प्रोसीडिंग करना चाह रही है, तो लिटिगेशन को ख़त्म ही नहीं करना चाह रही है, तो ये सब क्या माने जाते हैं कि आप जो है जस्टिस का प्रोसेस है उसे अब्यूज कर रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए भी कोर्ट कोई भी कदम उठा सकती है। नेक्स्ट है आपका अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर एंड अदर रिकॉर्ड। देखिए, कोर्ट को अगर लगता है कि कोई आपकी जो है क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है या कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गई है आपकी किसी जजमेंट में, डिक्री में, ऑर्डर में, तो वो उसको अमेंडमेंट भी करवा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने कहा कि मुझे बी से 10,000 रुपीज़ चाहिए और कोर्ट ने डिक्री में लिख दिया कि 1,000 एज प्रेड। एज प्रे का क्या मतलब हुआ? जितने ए ने मांगे थे। अब ए ने तो 10,000 की प्रे किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1,000 दिया, तो इट मीन्स इट इज ए अर्थमेटिकल एरर कि 10,000 की जगह गलती से टाइप होते हुए वो 1,000 हो गया। तो कोर्ट अपने इस तरह के ऑर्डर को, जजमेंट को अमेंड कर सकता है। लेकिन इसी केस में अगर ए ने कहा कि मुझे 10,000 और इंटरेस्ट बी से दिलवा दीजिए, अब कोर्ट ने जो था 5,000 दिए, उसने कुछ इंटरेस्ट का कोई अलग से चार्जेस नहीं दिया और 10,000 में भी जो है उसने 5,000 का ही ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक नहीं थी, ना ही कोई क्लैरिकल मिस्टेक थी, क्योंकि कोर्ट ने जो वो डाली गई थी पेंट, वो 10,000 के लिए डाली गई थी और प्लस इंटरेस्ट के लिए डाली गई थी। लेकिन कोर्ट को केस सुनने के बाद लगा कि भाई मुझे 5,000 का ही ऑर्डर करना चाहिए, तो यहाँ पे कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं थी, कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक नहीं थी, तो यहाँ पे वो अमेंडमेंट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये थी आपकी इनहेरेंट पावर, वो कौन कौन सी है जो कोर्ट जो है जस्टिस के एंड को पूरा करने के लिए जो है यूज कर सकता है। तो इनहेरेंट पावर क्यों मिली है कोर्ट को, ये भी आपको क्लियर हो गया। इनहेरेंट पावर किसे कहते हैं और वो कौन कौन सी पावर है जो इनहेरेंट होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई डू होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।